अस्सलाम वालेकुम। जी, आवाज़ आ रही है मेरी? क्लियर है ना? चलें फिर अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम पढ़ रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। उसमें हमने चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बहुत सी चीज़ें पढ़ी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का बैकग्राउंड क्या है, उसमें किन किन लोगों का काम ज़्यादा है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के कॉजेज़ क्या हैं। उसमें हमने पढ़ा कि हेरिडिटी क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, और हेरिडिटी और इन्वायरमेंट कैसे चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर जो सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा बड़ी थ्योरी है वो है प्याजे की थ्योरी, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव का मतलब क्या? कॉग्निशन का मतलब आपकी से है, आपकी माइंड से है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है कि कैसे एक बच्चे की सोच बनती जाती है, कैसे परवान चढ़ती है, कैसे सोच डेवलप होती जाती है एज के साथ साथ। प्याजे की थ्योरी में जो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है वो एज रिलेटेड चेंजेस पर दिया गया है कि जो एज है उसकी वजह से चेंजेस सारी रूनुमा होती हैं। देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा फेमस और तफसील से जो काम किया है वो प्याजे ने ही किया है। ये उसकी सबसे ज़्यादा अहम और बड़ी थ्योरी है और मोस्टली जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्याजे की थ्योरी में से ही बनते हैं। प्याजे जो है उसने एनिमल्स पर रिसर्च नहीं की। जैसा कि बिहेवियरिस्ट का आपको मैंने बताया कि जो बिहेवियरिज्म के मानने वाले थे या बिहेवियरिस्ट थे, पावलोव हो गया, स्किनर हो गया या थॉर्नडाइक हो गया, इन लोगों का काम जो है वो एनिमल्स पे था। उन्होंने एनिमल्स पर काम किया और उसको अप्लाई किया बच्चों पर या इंसानों पर, ह्यूमंस पर अप्लाई किया। जबकि जो जॉन डेवी है उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो बच्चों पर किए। उसी तरह जो जीन प्याजे है इसने भी अपने जो एक्सपेरिमेंट हैं वो बच्चों पर ही किए थे। इसलिए जो जीन प्याजे है इसको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है, कि जीन प्याजे जो है ये चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर है। ये आपने याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसे कहते हैं, तो वो आपने बताना है कि जीन प्याजे को कहते हैं। जीन प्याजे का थोड़ा सा तारफ ये इधर स्लाइड्स में दिया हुआ है, इसमें आप देखें। जीन प्याजे वाज ए स्विस साइकोलॉजिस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट पर अपने काम की वजह से मशहूर था। स्विट्जरलैंड का साइकोलॉजिस्ट था। नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, उसको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ही गेव थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड एपिस्टेमोलॉजिकल व्यूज इन 1936। एपिस्टेमोलॉजिकल व्यूज, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है नॉलेज से रिलेटेड। जी, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। वालेकुम सलाम। दरवाज़ा बंद कर देना। जी, हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ही गेव द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन एपिस्टेमोलॉजिकल व्यूज इन 1936। एपिस्टेमोलॉजी क्या है? जो नॉलेज से रिलेटेड है, थ्योरी ऑफ नॉलेज को कहते हैं। नॉलेज जो यानी ये जो हम पढ़ रहे हैं ये भी एक किस्म का नॉलेज है, और उसका चाइल्ड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में जो नॉलेज था, यानी उसकी जो एपिस्टेमोलॉजी है वो चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में थी, नोन एज इनेटिस्ट। अब देखें, इनेटिस्ट किसको कहते हैं?
इन टेस्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जो प्याजे है उसकी अ, तमाम रिसर्च बच्चों पर थी, यानी ह्यूमन बीइंग्स पर थी, ये मैं पहले आपको बताया। उसके अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज के थ्रू होता है। वो एज को बायोलॉजिकल मैचुरेशन भी कहता है। वो कहता है कि बच्चे जो हैं ये फिजिकल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट के साथ एक्टिविटी करते हैं और इस एक्टिविटी का बच्चों पर मुस्बत असर होता है। जो लोग हेरेडिटी को इम्पोर्टेंट मानते हैं, हेरेडिटी हेरेडिटी जो लोग हेरेडिटी को, जिसके बारे में हम पहले लेक्चर में काफ़ी तफसील से पढ़ चुके हैं कि हेरेडिटी क्या है, जो लोग हेरेडिटी को इम्पोर्टेंट मानते हैं उनको कहा जाता है इनेटिस्ट। जो लोग हेरेडिटी को इम्पोर्टेंट मानते हैं उनको कहा जाता है इनेटिस्ट। तो जो प्याजे है ये भी हेरेडिटी को इम्पोर्टेंट मानता था, इसलिए इसको इनेटिस्ट भी कहा जाता है। प्याजे के मुताबिक जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये इनेट एबिलिटी है, हर इंसान के अंदर पाई जाती है। एज बढ़ने के साथ साथ सोच की जो डेवलपमेंट होती है वो, ये एज एन इनेटिस्ट प्याजे कहता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे सोच डेवलप होती जाती है। एक और भी टर्म प्याजे के लिए यूज की जाती है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट। वो, ये प्याजे का मानना है कि नॉलेज की क्रिएशन में, नॉलेज कैसे क्रिएट होता है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं प्याजे और वैगॉट्स्की। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब कि नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय पास्ट एक्सपीरियंस या सोशल एक्सपीरियंस, ऐसे भी आप कह सकते हैं। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड, नॉलेज कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट का है। तो वो कहता है कि नॉलेज क्रिएट करने में या नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने में जीन्स का किरदार सबसे ज़्यादा होता है, ये प्याजे का मानना है। इसलिए उसको जेनेटिक जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। ये नोन एज इनेटिस्ट एंड जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट। उसकी फील्ड है कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट है। ये कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट है प्याजे, और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है वैगॉट्स्की। अच्छा, इसको हम देखें तो प्याजे को, वो पहले जैसे मैंने आपको बताया कि वो कहता है कि बच्चे फिजिकल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट के साथ एक्टिविटी करते हैं और इस एक्टिविटी का बच्चों पर मुस्बत असर होता है। वो सबसे ज़्यादा जो अहमियत देता है, वो सबसे ज़्यादा अहमियत देता है एज को या बायोलॉजिकल मैचुरेशन को। वो कहता है कि जो एज है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या बायोलॉजिकल मैचुरेशन जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगली स्लाइड पे चलें। जी, अकॉर्डिंग टू प्याजे, कॉजेज फैक्टर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वो कहता है कि जो कॉजेज हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, कॉजेज जिन वजह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, जिन जिन चीज़ों के थ्रू होती है, वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले है एज। एज को वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन भी आप इसको कह सकते हैं, हेरेडिटी भी आप इसको कह सकते हैं। यानी वो हेरेडिटी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, एज रिलेटेड चेंजेस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। उसके बाद वो कहता है कि बच्चे जो हैं वो फिजिकल वर्ल्ड के साथ, वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट के साथ एक्टिविटी करते हैं। उसके बाद वो एक्टिविटी को भी अहमियत देता है, लेकिन एक्टिविटी को वो थोड़ी अहमियत देता है, ज़्यादा अहमियत वो एज को देता है। वो कहता है कि एज जो है वो बेसिक चीज़ है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। उसके बाद वो सोशल एक्सपीरियंसेस का भी जिक्र करता है कि सोशल एक्सपीरियंसेस जो हैं ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन प्याजे के नज़दीक जो सोशल एक्सपीरियंसेस हैं उनका काम बहुत थोड़ा सा है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। सोशल एक्सपीरियंसेस की बात वो इसको सेकेंडरी रखता है, वो इसको प्राइमरी नहीं बनाता। उसके नज़दीक प्राइमरी जो कॉज है या प्राइमरी जो फैक्टर है जो डेवलपमेंट पर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर असरअंदाज होता है, वो एज है या बायोलॉजिकल मैचुरेशन है या हेरिडिटी है। उसके बाद हम बात करेंगे इक्विलिब्रेशन की। आप लोग ज़रा जल्दी आने की कोशिश किया करें, ये बार बार वो एक फ्लो बना होता है लेक्चर का, और जब लोग ज्वाइन होते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाता है और फिर नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। इक्विलिब्रेशन के प्रोसेस की बात करें अगर हम,
जी ताहिर सईद साहब, मैं ना काफ़ी टाइम वेट करता हूँ, तकरीबन 8 बजे से 3-4 मिनट पहले मैंने लिंक सेंड किया था, और उसके बाद 8 बजकर 5 मिनट तक वेट किया था कि लोग ज्वाइन कर लें। तो काइंडली आप थोड़ा सा जल्दी आने की कोशिश किया करें। अच्छा, अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रेशन की। प्याजे की जो थ्योरी है, प्याजे वो कहता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसके नज़दीक है डिस इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ आना। आप नेक्स्ट स्लाइड में जाएं तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट लिखा हुआ है कि प्याजे हैज़ गिवन द मोस्ट इम्पोर्टेंस टू एज। एज को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। उसके नज़दीक एज प्लेज द मोस्ट important and central role in cognitive development and thinking, and has given the least importance uh, टू सोशल एक्सपीरियंसेस, यानी सोशल एक्सपीरियंसेस की थोड़ी अहमियत है, एज की ज़्यादा अहमियत है। ये बात हम पहले कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आए। प्याजे के नज़दीक कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? डिस इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ आना। अगर हम देखें एक आम इंसान की स्टेट ऑफ माइंड, तो या तो वो चीज़ों को लेकर क्लियर होता है, उसको चीज़ों के बारे में क्लियर पता होता है, या फिर वो कंफ्यूज होता है। दो सिचुएशंस होती हैं। एक क्लैरिटी होती है, या आप उस क्लैरिटी को बैलेंस भी कह सकते हैं, और एक कन्फ्यूजन होती है। जो डिसइक्विलिब्रियम है, ये कन्फ्यूजन है। डिसइक्विलिब्रियम कन्फ्यूजन है, वो कंडीशन है जहाँ पे आप लोग, वो सिचुएशन है जहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होते हैं। जबकि एक्विलिब्रियम जो है, वो बैलेंस की कंडीशन है, जहाँ पे आप लोग क्लियर होते हैं, एक चीज़ की समझ आ गई होती है। तो प्याजे के नज़दीक कॉग्निटिव डेवलपमेंट कन्फ्यूजन से बैलेंस की तरफ आना है। कन्फ्यूजन से बैलेंस की तरफ आता है जब बच्चा या कोई एडल्ट, तो या बच्चा कह लें या बड़ा कह लें, इसकी चूंकि रिसर्च बच्चों पर है तो हम इसमें बच्चों को ही रखेंगे, कि जब भी कोई बच्चा कन्फ्यूजन से बैलेंस की तरफ आता है या कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ आता है, तो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, उसकी थिंकिंग डेवलप हो रही होती है। इस प्रोसेस। जी। जी जी। फिजिकल। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें, जब बच्चा सोचता है, जब वो फिजिकल वर्ल्ड के साथ एक्टिविटी करता है, तभी उसको सिचुएशंस पेश आती हैं ना। बच्चे को, बच्चे ने एक फिजिकल ऑब्जेक्ट देखा है, एक चीज़ पड़ी है उसके सामने, उसको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। उसके बारे में बच्चा जानना चाहता है कि ये क्या चीज़ है। वो उसके बारे में कन्फ्यूजन का शिकार है। जब उसको पता चल जाता है कि ये चीज़, ये फलां चीज़ है, वो किस चीज़ के बारे में सोचे, अगर वो उस दुनिया के बारे में जो वर्ल्डली वो फिजिकल चीज ऑब्जेक्ट्स जो मौजूद हैं, उनके अलावा अगर उसने सोचना है, तो फिर वो किस बारे में सोचेगा? सोच तो तभी डेवलप होती है ना जब। जी जी जी। वहां से जो थिंकिंग डेवलप होगी, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी। जी। तो प्याजे जो है, वो कहता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है डिस इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ आना, कन्फ्यूजन से बैलेंस की तरफ आना, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ आना। इस अमल को वो नाम देता है इक्विलिब्रेशन का, यानी डिस इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ आना, इसको हम इक्विलिब्रेशन का प्रोसेस कहते हैं। अब जो ये इक्विलिब्रेशन का प्रोसेस है, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। ये इसको आगे दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एडेप्टेशन में और ऑर्गेनाइजेशन में। अब जो एडेप्टेशन है, एडेप्टेशन भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। एडेप्टेशन को भी आगे दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, असिमिलेशन में और अकोमोडेशन में। अब इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एडेप्टेशन क्या है, असिमिलेशन क्या है, अकोमोडेशन क्या है,
इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें स्कीमा, एक चीज़ है स्कीमा, उसका पता होना चाहिए कि स्कीमा क्या है। स्कीमा, स्कीमा कहा जाता है मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। आपके जहन में किसी चीज़ का जो खाका मौजूद है, आपके जहन में जो स्ट्रक्चर मौजूद है, किसी चीज़ के बारे में जो इंफॉर्मेशन मौजूद है, उसे स्कीमा कहते हैं। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि चीज़ों के बारे में जो हमारा वर्ल्ड व्यू है वो स्कीमा है। आप किसी नई चीज़ को देखते हैं, आपको नहीं पता होता कि ये क्या है, या बच्चा कोई नई चीज़ देखता है उसको नहीं पता कि ये क्या है। लेकिन अगर कोई पुरानी चीज़ देखें जो आपने पहले देखी हुई है तो उसका आपके माइंड के अंदर स्कीमा मौजूद होता है, इसलिए आप उसको पहचान लेते हैं कि ये फलां चीज़ है। जिस चीज़ का स्कीमा आपके माइंड के अंदर मौजूद है उसको आप उसको पहचाना जा सकता है। जिस चीज़ का स्कीमा आपके माइंड के अंदर मौजूद नहीं है, जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, वो उसके बारे में यानी आप कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। अब देखें, अब से कुछ दिन पहले आप नहीं जानते थे कि सर जावेद कौन है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर जावेद कौन हैं तो आप बता सकते हैं कि साइकोलॉजी के टीचर हैं, हमें पढ़ाते हैं, फलां टाइम पे हमारी क्लास लेते हैं, फलां ग्रुप में हैं। तो ये मेरे बारे में आपके माइंड के अंदर एक स्कीमा बन गया है। अब ये पहले अगर आपसे पूछा जाता कि सर जावेद कौन है, जब आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, तो अब तब आप थे आप कन्फ्यूजन का शिकार। अब ये जो स्कीमा आपके माइंड में मेरे बारे में बना हुआ है, तो फिर अब आप बैलेंस का शिकार हैं, आपके सामने क्लियर है कि ये फलां बंदा है। दुनिया को समझने के लिए हमारे दिमाग के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो स्कीमा कहलाता है। ये समझ आई है आपको स्कीमा क्या होता है? जी। जी। अब हम देखें असिमिलेशन क्या है और अकोमोडेशन क्या है, इसको अगर हम देखें तो असिमिलेशन, असिमिलेशन होता है कि आपके माइंड के अंदर एक इंफॉर्मेशन मौजूद है और उसमें किसी इंफॉर्मेशन का इजाफा हो जाता है। जबकि जो अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन है कि आपका पहले वाला स्कीमा गलत साबित होता है, आप उस स्कीमा को ठीक करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, या फिर कोई नया स्कीमा आपके माइंड में बनता है। इसमें देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बच्चा एक कुत्ते को देखता है, उसको पता वो उससे पूछता है, किसी से पूछता है कि ये क्या है, वो उसको बताते हैं कि कुत्ता है। उसने देखा कुत्ते का ऐसे मुंह है, उसकी चार टांगे हैं, उसकी दुम है, तो उसको पता चल गया कि ये डॉग है। अब बच्चे ने डॉग तो देख लिया, बच्चे ने कैट को नहीं देखा हुआ। अब वो बच्चा कैट को देखता है तो वो उसको भी कहता है कि ये भी डॉग है। उसने देखा उसकी भी चार टांगे हैं, उसकी भी दुम है, उसका भी मुंह आगे से ऐसे है, तो वो कहता है कि ये भी डॉग है। वो कैट को डॉग बना के पेश करता है। तो अब यहाँ पे क्या है, बच्चा जो है वो यूँ समझ लें कि बच्चा असिमिलेट कर रहा है चीज़ों को। असिमिलेट ऐसे कर रहा है कि इस तरह की चीज़ डॉग होती है तो ये भी डॉग है। बच्चा सिमुलेट कर रहा है, लेकिन चूंकि उसकी ये सिमुलेशन गलत है, उसको जब ठीक किया जाता है कि ये जो डॉग है वो इससे थोड़ा मुख्तलिफ होता है, ये डॉग थोड़ा बड़ा होता है, ये बिल्ली है ये छोटी होती है, तो उसका जो स्कीमा गलत स्कीमा था वो ठीक हो गया। जब उसको पता चल गया कि ये कैट है तो उसका स्कीमा ठीक हो गया। अगर वो उसको कुत्ता समझ रहा है तो ये सिमुलेशन है। अगर वो उसको समझ आ गई है कि ये कुत्ता नहीं बिल्ली है, तो ये अकोमोडेशन हो गई, यानी उसका स्कीमा बदल गया। एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। बच्चे को आप कोई वाइट बॉल ला के दे देते हैं, बच्चे के माइंड के अंदर पहले तो अगर उसने पहले बॉल नहीं देखी हुई, पहला स्कीमा तो बच्चे के माइंड के अंदर खाने का होता है। वो बॉल को मुंह की तरफ ले जाएगा, खाने की कोशिश करेगा, फिर उसको पता चलेगा कि ये खाने के लिए नहीं है। फिर पेरेंट्स उसको दिखाएंगे, वो बॉल पकड़ के नीचे फेंकेंगे। अब वो उसको पता चलेगा कि ये ऐसे ऊपर उठती है, जंप करती है बॉल, इससे खेला जाता है। तो उसको पता चल जाएगा कि ये खाने की चीज़ नहीं है, ये खेलने की चीज़ है। वो उससे खेलने लगेगा बच्चा। तो उसका जो खाने का स्कीमा था वो गलत हो गया, उसने नया स्कीमा बना लिया कि बॉल जो है ये खेलने के लिए है। अब